और नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आपको सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की दिखा देते हैं। उत्तर भारत में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात भूकंप के एक तेज बजकर झटके आए 57 हैं दिल्ली मिनट पर एनसीआर में। भूकंप आया। डिफेंस सिटी है रिक्टर स्केल पर भूकंप की और तीव्रता सभी लोग अपने दफ्तरों से 6.3 बाहर आ गए हैं। मापी गई थी। और जो भूकंप का केंद्र है वो नेपाल रहा था। ये देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब देर रात भूकंप आया तो किस तरह लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। यानी झटके इतनी तेज रहे कि लोगों को महसूस हुआ और वो घर से बाहर निकल आए। कुछ और तस्वीरें आप देखिए, ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें हैं। दिव्या अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्या, जिस तरह तस्वीरें बता रही है, रात को देर रात जो ये भूकंप आया है, काफी तेज झटके महसूस किए गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो रिक्टर स्केल है 6.3 काफी ज्यादा माना जाता है। ऐसे में चूंकि काफी देर रात का समय था, 1:57 का ये समय था जब दिल्ली एनसीआर में झटके महसूस किए गए। इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा झटके महसूस नहीं हुए, क्योंकि उस समय लोग काफी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जहां पर भी ये झटके महसूस जिन लोगों ने किए हैं, उनका ये बताया है उन्होंने कि काफी तेज उनको झटके महसूस हुए हैं। और एपिसेंटर जो है वो नेपाल है, यानी काफी करीब है। हालांकि सिस्मोलॉजिस्ट की माने, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स लगातार कहते हैं कि दिल्ली में बहुत ज्यादा जान माल के खतरे की संभावना नहीं रहती है, इसलिए बहुत सेफ रहा है। कोई जानमाल के खतरे की या कहीं कोई दरार की खबर, कहीं कोई कोलैप्स की खबर नहीं आई है। लेकिन इस लिहाज से ये दिल्ली एनसीआर के लिए थोड़ी भय की स्थिति जरूर बन गई है, क्योंकि 6.3 काफी ज्यादा तीव्रता भूकंप की रही है। लेकिन ये कहा जाए कि एक बहुत ज्यादा सुरक्षित ये इस लिहाज से रहा क्योंकि देर रात को हुआ, इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों को झटके महसूस नहीं हुए। हालांकि अगर तीव्रता इस तरह से रही और देर रात का समय था तो ये भी माना जा सकता है, क्योंकि इस वक्त लोग ज्यादातर घरों में होते हैं, सो रहे होते हैं। तो अगर नुकसान होता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि लोग उतनी जल्दी उठ के बाहर नहीं जा सकते। जिस तरीके से कहा जाता है, जब भूकंप आए तो आपको ओपन में आ जाना चाहिए, जो बिल्डिंग्स हैं उससे बाहर आ जाना चाहिए, अपने घरों से बाहर आ जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर इस तरीके से जो तीव्रता रही है, जिस तरीके की 6.3 तीव्रता रही है, ऐसे में अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता तो जिस तरीके से 1:57 रात को ये भूकंप के झटके हुए हैं, तो इस लिहाज से लोगों को ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये कहा जाए कि सेफर रहा है। और सिस्मोलॉजी जो मौसम विभाग का जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसने भी ये कहा है कि कहीं कोई भी जानमाल का खतरा नहीं हुआ। हालांकि तीव्रता के लिहाज से 6.3 एक बड़ा जो है वो माना जाता है कि काफी तेज तीव्रता के झटके महसूस हुए हैं दिल्ली एनसीआर में। चलिए दिव्या, आप बने रहिएगा हमारे साथ और आपको सुनाते हैं। जिस वक्त ये भूकंप आया तो लोगों का क्या कुछ कहना रहा, जो लोग उस वक्त जगे हुए थे और घर से बाहर आ गए। ठीक ठाक थे, महसूस हो गया था भाई जमीन हिल रही है। मैंने बताया इनको भाई जमीन हिली है। बेघर भी है, क्या हो रहा है। मैंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता कहीं चक्कर वगैरह आ गया हो। लेकिन बाद में थोड़ा पता चला धरती डोल रहा था इस चक्कर में। के 15 मिनट बाद वी रियलाइज्ड इट वाज लाइक क्वाइट हेवी अर्थक्वेक। फिर उसके बाद हम लोग बाहर गए कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट। तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे, कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे। एंड ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स तक तो हम लोग को फील हुआ। उसके बाद हमने न्यूज़ चैनल ऑन किया, पता चला 6.2 मैग्नीट्यूड का आया है। तो तब हमें फील हुआ कि नहीं, सच में काफ़ी पावरफुल अर्थक्वेक था ये वाला। बट टचवुड एवरीथिंग वाज सेफ। तो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यहाँ पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि जो केंद्र रहा है भूकंप का वो नेपाल है। गाजियाबाद से मेरे सहयोगी विमल कौशिक भी जुड़ रहे हैं। विमल, नोएडा में हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और जो लोग उस वक्त जगे हुए थे उन्होंने वो झटके महसूस भी किए। गाजियाबाद में वहां पर किस तरह की स्थिति आपने उस वक्त देखी? जी बिल्कुल, देखिए रात 2 बजे के बाद की जो भूकंप आया वो रात 2 बजे के बाद आया और उस वक्त अधिकतर लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। लेकिन भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी जिसके चलते ज्यादातर लोग नींद से जागे और उन्हें पहले तो समझ ही नहीं आया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये अर्थक्वेक है तो तुरंत ही जो लोग उस वक्त घर से बाहर निकल सकते थे वो तुरंत घर से बाहर भागे और एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। और दूसरे जो लोग घरों में उस वक्त नहीं निकल पाए वो घर के आसपास ही अपने घर के अंदर ही कोई सुरक्षित जगह की तलाश में लग गए, क्योंकि अर्थक्वेक जो था वो काफी हैवी था, काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए।
और काफी देर तक। हालांकि जो इसका केंद्र तो नेपाल था, लेकिन यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए। गाजियाबाद में भी अगर हाई राइज बिल्डिंग की बात करें तो बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिसके चलते जो लोग हैं वो, क्योंकि उतने ऊंचे टावर से बाहर आना तुरंत ही पॉसिबल नहीं होता, तो वहीं पर कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह तलाशने लगे और जिनको मौका मिला वो तुरंत ही नीचे उतरकर और ग्राउंड की तरफ भागे, क्योंकि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। और काफी देर ये अफरा तफरी का माहौल रहा, करीब आधे घंटे तक। और उसके बाद कुछ लोग जो है वो उन्हें ये डर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब बड़ा भूकंप आता है तो उसके बाद भी लगातार झटके थोड़ी थोड़ी देर के बाद महसूस किए जाते रहे हैं, तो इसीलिए लोग काफी देर तक अपने अपने घरों में नहीं पहुंचे डर के मारे। लेकिन फिलहाल जो सुकून की बात यही है, राहत की बात यही है कि कहीं से भी दिल्ली एनसीआर से फिलहाल किसी भी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। बिल्कुल। और दिव्या अग्रवाल भी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। दिव्या, भारत में तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ नहीं है, ये एक अच्छी बात रही, लेकिन नेपाल से खबर आ रही है कि मकान वहां पर गिरे हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। और क्या अपडेट वहां से? देखिए, धीरे धीरे अब अपडेट्स आने शुरू हैं, लेकिन एक बात मैं यहाँ बताऊं कि अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है। जिस तरीके से देश को भूकंप के लिहाज से 4 सिस्मिक जोन में बांटा गया है, तो इसमें कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर की 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो इतनी ज्यादा तीव्रता, जैसे 6.3 जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से वो बहुत खतरा, ये एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि 80% जो दिल्ली एनसीआर की इमारतें हैं वो इतने बड़े खतरे को झेलने की स्थिति में नहीं है। ये कई बार एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट बता चुके हैं। और दिल्ली के अलावा यूपी और हरियाणा के इलाके भी आते हैं। जिस तरीके से नेपाल से बात सामने आ रही है कि वहां पे जान माल का नुकसान हुआ है, क्योंकि एपिसेंटर रहा है, तो और 6.3 काफी तेज एपिसेंटर, काफी तेज तीव्रता मानी जाती है, तो इस लिहाज से जरूर वहां पे जान माल का नुकसान हुआ होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो 1:57 पे ये देर रात हुआ है, तो बहुत ज्यादा लोगों को महसूस इस लिहाज से नहीं हुआ। अदरवाइज जिस तरीके से जो तीव्रता है वो बहुत ज्यादा है। और अगर बात की जाए कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है और तेज गति का भूकंप अगर आए तो लगातार एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ये कहते आए हैं कि भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की जो इमारतें बनी हैं उनमें ये काफी ज्यादा लापरवाही बरती जाती है, क्योंकि ये नहीं देखा जाता है कि वो अर्थक्वेक के लिहाज से कितनी सेफ हैं। जब हम दिल्ली मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहां पर भी अगर भूकंप का ये तीव्रता रहती तो शायद उस समय मेट्रो को रोक दिया जाता और लोगों को बाहर निकाल दिया जाता, अगर ये दोपहर या शाम का समय होता। तो देखिए, ये तीव्रता जिस तरीके से रही है, तो एक जरूर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें एक बार फिर से ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं या जो हमारा वर्क स्टेशन है, क्या वो भूकंप के लिहाज से सेफ है या नहीं। और आगे आने वाले समय में भी जो लगातार ये कहा जाता है कि जो बिल्डर्स हैं या जितने भी इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, वो जब भी बिल्डिंग्स बनाए तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि अर्थक्वेक के लिहाज से आपकी इमारत कितनी सुरक्षित है। और जिस तरीके से देखिए खबरें आ रही हैं कि नेपाल में काफी नुकसान हुआ है, तो 6.3 एक बड़ी तीव्रता मानी जाती है। और जैसे दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में आता है, तो इस लिहाज से एक बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन आज हम और आप सुरक्षित हैं। तो ये कहा जाए इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही क्योंकि काफी देर रात को आया और इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर से इस और इशारा कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो चीजें हैं अभी वो सब ठीक नहीं चल रही, क्योंकि हमने पिछले साल देखा था कि लगातार कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। एक बार जैसे अगर हम देख रहे हैं कि देर रात भूकंप का झटका महसूस हुआ, तो एक ही बार नहीं, लगातार कई बार और कई दिनों तक ये प्रोसेस जो है वो लगातार रहता है। तो इस लिहाज से भी लोगों को थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप खुले मैदान में आ जाइए, अपनी जो बिल्डिंग्स हैं, जो छत है उसका सहारा छोड़ दीजिए और एक ग्राउंड में रहिए, जिससे कि नुकसान कम से कम हो। बिल्कुल। और दिव्या, इसी तरह की कुछ तस्वीरें जो है कल देर रात भी आई, खासकर वो लोग जो जगे हुए थे, आप देखिए किस तरह से वो अपने घरों से बाहर निकल आए।
अधीर यादव भी मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी। अधीर, आपके पास क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये भूकंप था कल रात को 1:57 पे भूकंप आता है और करीब 20 सेकंड से ज्यादा ये भूकंप जो हलचल थी रही। और पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो एक भूकंप है वो इतनी देर तक आया, क्योंकि जो भूकंप आते हैं वो कुछ सेकंडों के लिए लेकर आते हैं और उसके बाद सब सामान्य हो जाता है, लेकिन करीब 20 सेकंड से ज्यादा देर तक ये भूकंप का आना और लगातार इस तरह से आना और हुई रात के 2 बजे। यकीन मानिए कि मैं खुद गहरी नींद में उस वक्त सो रहा था, लेकिन मेरे को झटके महसूस हुए और घर का सारा सामान हिलने लगा। कुछ इसी तरह का ही जो वाक्य है पूरे उत्तराखंड के हर जिलों में देखने को मिला। हालांकि भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल और भारत की सीमा बताया जा रहा है और जमीन से 10 किलोमीटर अंदर इसका देखा गया है। लेकिन जिस तरह से अभी उत्तराखंड में 3 दिन पहले भी एक भूकंप के झटके महसूस हुए थे, हालांकि उसकी जो रिक्टर स्केल जो था वो 3 पॉइंट कुछ था, लेकिन जो इस आज रात को जो ये भूकंप आया है उसकी जो तीव्रता देखी गई है वो 6.3 देखी गई है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है और खास तौर से उत्तराखंड के लिए तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं वो हमेशा जोन 5 में रखा गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि पहाड़ों पे इस तरह का इतनी तीव्रता का भूकंप आना अपने आप में एक बहुत खतरे का सामना है। हालांकि जो आपदा कंट्रोल रूम से हमारी अभी तक बात हुई है वहां पर इस तरह की अभी कोई भी सूचना कहीं से नहीं आई है कि कोई जन हानि का कोई नुकसान हुआ हो, लेकिन 6.3 का भूकंप आना अपने आप में बहुत बड़ा एक संकेत है कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से साइंटिस्टों ने बताया है कि उत्तराखंड में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है और जो एनर्जी है वो ये छोटे छोटे भूकंपों से तो रिलीज हो जाती है, लेकिन इस तरह से जो 6.3 का भूकंप आना ये अपने आप में सोचने वाली विषय होगा कि कहीं कोई बड़ा हादसा या ना हुआ हो। हालांकि देर रात को ये भूकंप आया था, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सुबह होगी और कहीं से सूचना आनी शुरू होगी तभी देखने में आएगा कि कोई उत्तराखंड में इस तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। बिल्कुल, और उत्तराखंड के लिए एक वाकई में इसे अलर्ट सिचुएशन कही जा सकती है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल में भूकंप के बाद भारी तबाही की आशंका है। नेपाल के दोती में भूकंप से एक मकान गिरा है, मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए 6.3 ये भूकंप की तीव्रता मापी गई है और इसके बाद अब भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें, देखिए 6 लोगों की मौत, जो अपडेट आ रहा है 6 लोगों की मौत हो गई है, मकान यहां गिरा है और 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। तो लगातार अपडेट्स इस पूरी खबर को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भूकंप की तीव्रता 6.3 देर रात 1:57 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और तीव्रता काफी ज्यादा रही थी, क्योंकि नेपाल जो एपिसेंटर इस अर्थक्वेक का रहा है वो नेपाल रहा है। और नेपाल के दोती से एक बुरी खबर कही जा सकती है, भूकंप के बाद भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आ रहा है, एक मकान यहां गिरा है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। मकान गिरने से 6 लोगों की मौत, और उसका कितना असर भारत पर रहा है, खासतौर से दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की। ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये तस्वीर आप नोएडा की ही देख रहे हैं, जब लोग जगे हुए थे और उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए, और जैसे ही ये झटके महसूस किए तुरंत लोग जो है अपने ऑफिस से या जो घर में मौजूद थे वो बाहर निकल आए। तो इस तरह की तस्वीरें देर रात को देखी गई, और आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भूकंप के झटके कितने तेज होंगे कि जो भी लोग अंदर घर में थे, जगे हुए थे, वो बाहर आ गए। दिव्या मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि वाकई में 6.3 बेशक एपिसेंटर नेपाल जरूर रहा, लेकिन भारत का इसका काफी असर रहा। हालांकि ये अच्छी बात है कि किसी तरह की जानमाल की हानि नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए यहाँ मैं अगर समझाऊं कि मैक्रो सेस्मिक जोनिंग मैपिंग जो होती है उस लिहाज से भारत को 4 जोनों में बांटा गया है, और इसमें जोन 5 जो होता है वो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। और देखिए दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है, यानी सबसे ज्यादा संवेदनशील जोन 5 है, और उससे सिर्फ एक पायदान कम जोन 4 पे दिल्ली एनसीआर है। तो उस लिहाज से आप सोचिए कि भूकंप
के पैमाने पर दिल्ली एनसीआर बेहद खतरनाक माना जाता है। और जिस तरीके से 6.3 एक बड़ी तीव्रता वाला भूकंप आया है, तो इस लिहाज से जिन्होंने भी देर रात को झटके महसूस किए, हम देख रहे थे तस्वीरें की पूरी तरीके से जो फर्नीचर है वो हिलता हुआ नजर आ रहा है, पंखे हिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से महसूस किया गया है। लेकिन 1:57 वो समय होता है जब इंसान बेहद गहरी नींद में होता है। हम और आप इस रिपोर्टिंग फील्ड में है, इसलिए शायद हमें पता भी चल गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी तक ये भी नहीं पता है कि देर रात को इतनी तेज भूकंप आया, और जब उन्हें पता चलेगा तो शायद वो बेहद घबराहट महसूस करेंगे जब सुनेंगे 6.3। देखिए, मुझे याद आ रहा है वो समय जब कोरोना काल में पूरी तरीके से लॉकडाउन था और हम और आप पूरी तरीके से अपने घरों के अंदर थे। उस समय तेज तीव्रता वाले भूकंप आए थे और लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा था कि अगर इतनी तीव्रता वाला भूकंप आता है तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उस वक्त कोरोना की वजह से हर कोई अपने घर में बंद था। तो उस समय एक के बाद एक कई भूकंप आए थे और अब वही एक बार लग रहा है कि समय वापस आया है। तो उस लिहाज से भी लोगों को थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि अगर रात को 1:57 पर भूकंप महसूस किया गया तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि 1 या 2 दिन लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और यहाँ पे मैं अगर बताऊं कि जोन 4 जहां दिल्ली एनसीआर आता है वो क्षेत्र होता है जहां पे भूकंप और नुकसान की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। जोन 3 जो है वो मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन कहते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार, वेस्टर्न हिमालय के कुछ भाग शामिल होते हैं, और जोन 2 को लो डैमेज रिस्क जोन कहते हैं। यानी जोन 4 आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा सेंसिटिव है जहाँ पे हम रह रहे हैं। और अगर भूकंप की बात करें तो बेसिकली भूकंप आने के पीछे रीजंस कई माने जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रीजन है कि जो धरती के भीतर की जो प्लेटें होती हैं उनमें एक तरीके की हलचल होती है, कंपन होती है, और उसके बाद आप भूकंप महसूस करते हैं। देखिए, नेपाल में कितना बड़े नुकसान की खबर आ रही है। सबसे बड़ी वजह क्योंकि वो एपिसेंटर रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान है। और दिल्ली एनसीआर के लोग इस लिहाज से कहा जाए कि फॉर्चुनेट रहे कि देर रात को भूकंप का बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुआ। अगर ये शायद भूकंप सोचिए अगर दोपहर में होता तो कितनी बड़ी एक तबाही वाली बात हो सकती थी। लेकिन इस लिहाज से फॉर्चुनेट रहे हैं हम कि अभी तक कोई ऐसी जानमाल की नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आगे आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, और हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये लगातार एक के बाद एक भूकंप के झटके क्यों महसूस हो रहे हैं। क्या कोई तबाही की तरफ हम जा रहे हैं? एक बार फिर से शायद इस पर एनालिसिस होगा अब एक्सपर्ट्स द्वारा कि इतनी तेज भूकंप के झटके आखिर क्यों महसूस किए जा रहे हैं। लेकिन इतना मैं यहाँ पे बता दूं कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में है। इस वजह से जितनी भी दिल्ली एनसीआर की 80% बिल्डिंग्स हैं वो सुरक्षित नहीं है। यानी कि दिल्ली और एनसीआर वालों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो आपको तुरंत जो छत वाली जगह है उसे छोड़ के जो पार्क है या फिर ग्राउंड है उसमें आ जाना चाहिए, वो ज्यादा सेफर रहता है। बिल्कुल, और विमल कौशिक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिव्या, आप बने रहिएगा। विमल, जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन इसे दिल्ली एनसीआर के लिए कही जाए, क्योंकि जिस तरह की स्थिति, क्योंकि दिव्या भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही थी कि जोन 4 में दिल्ली एनसीआर आता है और पड़ोसी ही देश नेपाल में 6.3 की तीव्रता से जब भूकंप आता है तो किस तरह के हालात यहाँ पे भी रहे, वो भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे मेरे सहयोगी ने बताया ये है कि दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में है और इसको लेकर एक्सपर्ट जो है वो लगातार चेताते रहे हैं शुरू से ही। लेकिन जिस तरीके से जापान में हमने देखा है, क्योंकि वहां पर अर्थक्वेक अक्सर आते रहते हैं, तो उन लोगों ने उसी चीज के लिए तैयारी की। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, पूरे देश की बात करें, तो शायद ही इसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स बने होंगे कि जो भी लोग अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उनको इन तमाम नॉर्म्स का ध्यान रखना हो। अब हालांकि इस तरफ भी लोगों का ध्यान गया है, तो अब जब भी वो अपने घरों को बनवाते हैं, इमारतें बनती हैं, तो इन रूल्स को फॉलो किया जाता है कि जिसमें अर्थक्वेक को रोकने के लिए एक तेज तीव्रता वाला भूकंप को झेलने की क्षमता हो, इस तरह के स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी
बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर देश के अन्य इलाकों की बात करें तो बहुत ज्यादा इमारतें ऐसी नहीं है जो इस तरह के तेज भूकंप को झेल सके। तो लिहाजा ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है पूरे देश के लिए और इसी के लिए लगातार तैयारियां करने की बात भी एक्सपर्ट्स करते रहे हैं और सरकार को इस तरफ भी कठोर कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि सेस्मिक जोन 4 बहुत ही ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन देता है कि जहां पर कभी भी एक बहुत तेज भूकंप आ सकता है। और पिछले कुछ दिनों को लगातार देखें तो चाहे वो कश्मीर रीजन हो, चाहे वो जो अफगानिस्तान रीजन हो, यहाँ पर अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जब अफगानिस्तान की तरफ से भी भूकंप के झटके आते हैं तब भी दिल्ली एनसीआर को काफी फेस करना पड़ता है। या फिर अभी लगातार पिछले कुछ महीनों में हमने एक के बाद एक कई देखे जब कश्मीर के रीजन में लगातार भूकंप आए, हालांकि उनकी तीव्रता इतनी नहीं थी जिससे कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ज्यादातर तेज भूकंप के झटके रात के समय में ही आते हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे अन्य जगह पर हमने देखा हो, कई और देशों में भी देखने में मिला। इससे पहले भी जो नेपाल में भूकंप आया था बहुत तेज तीव्रता वाला आया था जिसके चलते नेपाल को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। और इसी तरीके का जब सेस्मिक जोन 4 में जो इलाका है वहां पर अगर आ जाता है तो इससे निपटने के लिए, इसके लिए इमीडिएट एक्शन के लिए क्या कुछ तैयारी है, इन पर ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। क्योंकि जब इस तरह का कोई भूकंप आता है तो उसके बाद के क्या हालात होंगे इसे अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल, और तमाम तरह के नॉर्म्स तो यहाँ बनाए गए हैं विमल, लेकिन उसको कितना लोग फॉलो कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। अधीर यादव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अधीर, क्योंकि जहां एपिसेंटर रहा है वो उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा है, तो ऐसे में और उत्तराखंड ऑलरेडी ही बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में है अगर हम भूकंप के लिहाज से देखें, तो यहाँ पर इस वक्त क्या प्रशासनिक अधिकारी किस तरह की इस पूरे मामले को लेकर भूकंप को खासतौर से केंद्र में रखते हुए अब किस तरह की आगे हम आने वाले समय में कुछ बदलाव देख सकते हैं? क्या वहां पर भी कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं? क्या उनको फॉलो करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो ये सेंटर था वो भारत और नेपाल यानी उत्तराखंड और नेपाल के पास का सेंटर था और जहाँ पे भूकंप आया है इसीलिए उत्तराखंड के जो जिले, कई सारे ही जिले हैं जिसमें भूकंप का कल रात को देखा गया है। जो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज की, ये उत्तराखंड के रुद्रपुर की ये तस्वीर है और इसमें आप देख सकते हैं साफ तरीके से कि कैसे 20 सेकंड से ज्यादा ये भूकंप महसूस होता है। और उसके बाद जो लोग हैं वो रात को गहरी नींद में सो रहे थे और घबरा कर सभी लोग उठते हैं और सड़कों पे नजर आते हैं और करीब 1 से 2 घंटे तक लोग सड़कों पर रहे, कोई भी घर अपने जाने को तैयार नहीं था। दहशत इतनी थी कि क्या दोबारा भूकंप आएगा और लोगों को इतना समझाया भी गया कि अब भूकंप नहीं आएगा, आप अपने घरों में चले जाए, लेकिन उसके बाद भी लोग डर के मारे सड़कों पर भी रहे। हालांकि उत्तराखंड है और पहाड़ी क्षेत्र है और कई जिले इसके जोन 5 में भी आते हैं, तो इससे पहले से ही वैज्ञानिकों ने इस बारे में निर्देश दिए हुए हैं कि भूकंप जो उत्तराखंड में है वो बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि पहले भी उत्तराखंड में उत्तरकाशी में और चमोली में बड़े भूकंप आए हैं जिसमें काफी नुकसान हुआ था और कई लोगों की जानें भी गई थी। तो उसको देखते वैज्ञानिक हमेशा ही ये निर्देश दे के रखते हैं कि जो लोग हैं वो अपने आवास जो बनाते हैं उनको भूकंप विरोधी आवाज बनाया जाए, जिससे कि जब कभी बिल्कुल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस तमाम जारी किए जाते हैं, लेकिन लोग उसका कितना पालन करते हैं ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।